आज के सेशन में मोस्टली जो चीज़ें होगी ना वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। लेकिन अभी रिसेंटली जो गूगल की अपडेट्स आई हैं, उनके अंदर गूगल का मोस्टली फ़ोकस था कि ख़ास तौर पे जो ऑफ पेज या बैकलिंकिंग के रिलेटेड चीज़ें हैं ना, उनके अंदर ऐसा एलिमेंट लेकर आया जाए कि वो नेचुरल प्रोसेस लगे। बिल्कुल इस तरह का कुछ ना लगे कि भई हम कोई टीम हायर की हुई है जो डेली बेसिस पर लिंक्स बना रहे हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज की मीटिंग के अंदर जितने भी ऑफ पेज और बैकलिंक्स के रिगार्डिंग चीज़ें हैं ना, उनको बेसिक से स्टार्ट करते हुए उन्हीं बेसिक चीज़ों को हम एडवांस लेवल पे सीखेंगे। ठीक है? काफ़ी चीज़ें हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि ये हमें पता है, लेकिन हर जो पॉइंट है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ होगी जिससे हमारी वेबसाइट का जो हम लिंक्स बना रहे हैं उनके अंदर अथॉरिटी जो है ना वो इंक्रीज़ करने के पॉइंट्स होंगे। काफ़ी छोटे-छोटे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम नज़र में नहीं रखते, जिस वजह से हमारी लिंक्स की इंडेक्सिंग के इश्यूज़ आ जाते हैं और दूसरे नंबर पे हमारे लिंक की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। वही छोटे से पॉइंट को अगर हम थोड़ा-सा देख लें और उसके ऊपर थोड़ा-सा वर्क कर लें तो हमारी जो लिंक जो थोड़ी एक स्टेप से पहले इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं दिख रहा होता, गूगल की नज़र में वही वाला लिंक जो है वो अच्छी क्वालिटी के अंदर आ जाता है, ठीक है? तो एक-एक करके मैं चीज़ें मेंशन करूँगा, आप सब अपने पास नोटपैड्स के अंदर जो है वो नोट्स बना लेना और एंड पे मैं इस स्लाइड्स की फॉर्म में मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तो अगर नोट्स से कोई नहीं भी बनाता, तो उसको एंड पे स्लाइड्स मिल जाएँगी, ठीक है? अच्छा जी, सबसे पहले जो हमने टॉपिक देखना है, बल्कि उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। कोई एक मुझे बता दे कि बैकलिंक किसे कहते हैं और एक अच्छी क्वालिटी का बैकलिंक क्या होता है? ये 2 क्वेश्चन्स हैं। आप में से कोई मुझे बता दे मरियम के अलावा। मुदस्सिर भाई आप बताएँ क्योंकि आप इंटर्नी। बैकलिंक किसे कहते हैं? आवाज़ नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज़ में? जी, जी, अब आ रही है। किसी भी दूसरी साइट से आपकी साइट अब नहीं आ रही है, आपका माइक इश्यू कर रहा है। नहीं आ रही ज़हीर भाई। आई थिंक आपके आईपी का इश्यू है। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप बताएँ मुझे कि बैकलिंक क्या होता है? व्हाट इज़ बैकलिंक? बैकलिंक हाँ जी। काशिफ़ भाई आप बताएँ। बैकलिंक्स बेसिकली एक वेबसाइट से दूसरी लिंक फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है इसको, जो आपकी वेबसाइट या क्या कहते हैं उसको। ठीक है। ठीक बताया आपने। समझ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो मतलब एक वेबसाइट है दूसरी वेबसाइट पे होता है, जो हमारी वेबसाइट को अथॉरिटी बिल्ड करता है। ठीक है। अच्छा, हम ना सबसे आज जो मेन हमारे सेशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, उनको क्लियर करना है। ठीक है? एक अच्छा सॉरी एहसन भाई, जी, मैं जी। बता रहा था वो आवाज़ नहीं आ रही थी, मेरा माइक ऑफ था। जी, 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 तो आवाज़ मेरी आ रही थी। मुझे अच्छा अच्छा आ रही थी, सॉरी, जी, फिर जी। मैंने कहा ओके ओके। हुँ। अच्छा, आज के सेशन के अंदर ना हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, उनको क्लियर करना है। ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि हम काम तो हमें आता होता है, हम कर भी रहे होते हैं डेली बेसिस के ऊपर, हम लिंक्स सारे बना रहे होते हैं, गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं, पीडीएफ सबमिशन या जितने भी टाइप्स हैं। लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि ये जो हम काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और दूसरे नंबर पे जो हम काम कर रहे हैं, इसके अंदर क्वालिटी का काम हो रहा है या नहीं। अपने काम को हमने खुद क्रॉस वेरीफाई कैसे करना है, क्रॉस चेक कैसे करना है कि ये वाला काम जो है ये उस लेवल पर है जिस तरह की गूगल की पॉलिसीज़ हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने आज देखना है कि हम अपने काम के अंदर ये सारी चीज़ें कैसे कर देखेंगे। क्योंकि अभी जो गूगल की रिसेंट अपडेट्स आई हैं ना, उसके अंदर मोस्टली ऐसी साइट्स ऑन पेज के टॉपिक को छोड़ के ऑफ पेज के अंदर उसने ड्रॉप लेकर आया है, जिनके अंदर
क्वांटिटी के ऊपर फोकस हो रहा था, ना कि क्वालिटी के ऊपर फोकस हो रहा था। और दूसरे नंबर पे स्पैमी लिंक्स, स्पैमी काम जो है ना वो किया जा रहा था। अब अगर हमें पता ही नहीं होगा कि क्वालिटी का लिंक, एक अच्छी क्वालिटी जो है वो कौन सा लिंक हमें प्रोवाइड करता है, या हमारे किस तरह से हम अपने काम को चेक करेंगे कि हम ये अंदाज़ा लगा सकें, ये फैसला कर सकते हैं कि हमारा काम क्वालिटी का है या नहीं। ठीक है। अच्छा, मैंने पूछा था कि बैकलिंक क्या होता है। एक तो इसका आंसर है कि एक वेबसाइट से जो दूसरी वेबसाइट के ऊपर लिंक आ रहा होता है उसको हम बैकलिंक कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारी आ जाती हैं क्लासिफिकेशंस। हमें ये देखना होगा कि जो बैकलिंक हम बनाने जा रहे हैं, क्या वो बैकलिंक हमको बनाना चाहिए भी या नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो हमने मेन चीज़ देखनी है ना, अब के बाद जब हम काम करेंगे या किसी भी कंपनी के साथ काम करें या हम गूगल के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने रैंकिंग लेके आनी है गूगल में। ठीक है। तो आपने देखना है कि आप जो बैकलिंक बनाने लगे हैं जिस वेबसाइट के ऊपर, उस वेबसाइट की इंडेक्सिंग है या नहीं। क्योंकि जो हमारा रैंकिंग का एल्गोरिदम वर्क करता है वो तभी करता है, एक हम चीज़ कहते हैं कि हमारे लिंक जूस जो पास होता है, जो हमें फ़ायदा मिलता है एक लिंक से, वो तभी मिलेगा जब हमारा वो वाला लिंक गूगल के अंदर इंडेक्स होगा या एटलीस्ट क्रॉल हो रहा होगा, तब हमें उसको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहला आप लोग फैक्टर ये नोट कर लें कि अगर गूगल के अंदर आपने रैंकिंग लेकर आनी है, तो आपका वो बैकलिंक गूगल के अंदर रैंक होना चाहिए। इसी तरह अगर आप किसी और सर्च इंजन के लिए वर्क कर रहे हैं, आप कहते हैं जी हम याहू के ऊपर काम कर रहे हैं, अभी तो गूगल हर जगह छाया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर जाकर याहू कुछ ऐसी चेंजेस ले आए या कोई ऐसा न्यू सर्च इंजन मार्केट में आ जाए कि आपका जो ये सारा ट्रैफ़िक है, ये गूगल से हट के किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे चली जाती है। उस टाइम फिर हम उस प्लेटफ़ॉर्म के क्रॉलर्स को देखेंगे कि उसके ऊपर इन जो हमने बैकलिंक्स बना रहे हैं, वो इंडेक्स हो रहे हैं या नहीं। ठीक है? तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप जिस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर या जिस सर्च इंजन के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, उसमें रैंकिंग लाने के लिए उस सर्च इंजन के अंदर जो चीज़ें इंडेक्स हो रही हैं ना, वो इंडेक्सिंग बहुत इम्पोर्टेंट है एक बैकलिंक के लिए या किसी भी ऐसे मटेरियल के लिए जो आप चाह रहे हैं कि रैंकिंग में आए। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा हो गया कि इंडेक्सिंग। दूसरे नंबर पे अब इसके अंदर एक सब टॉपिक आ जाता है कि हम किस तरह से देखेंगे कि एक वेबसाइट की इंडेक्सिंग अच्छी है या नहीं। ठीक है। तो आई थिंक वो चीज़ सारों को पता है, मैं काफ़ी बार पहले भी बता चुका हूँ। वर्बली मैं बता देता हूँ कि आप उस वेबसाइट को जो है वो यूआरएल में ऐड करेंगे एचटीटीपी या किसी भी प्रोटोकॉल के बगैर, और उसके पीछे जो हम एक वो सर्च ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो करते हैं साइट कोलन आगे वेबसाइट का नाम, बगैर किसी भी एचटीटीपी या एचटीटीपीएस के। ठीक है। और फिर उसके बाद हम उसमें फ़िल्टर टूल्स में जाके फ़िल्टर लगा लेते हैं लास्ट 7 डेज़ की इंडेक्सिंग इसकी ठीक है या नहीं। अगर कुछ पेजेज़ उसमें होते हैं तो वो नीचे इंडेक्सिंग में आ जाते हैं। ये तो आई थिंक सारों को पता है। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट हो गया कि हमने देखना है कि वेबसाइट की इंडेक्सिंग अच्छी है या नहीं। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे हमने देखना है इंडेक्सिंग ठीक है वेबसाइट की। दूसरे नंबर पे आ जाएगा हमने रेलेवेंसी। आप जिस बैकलिंक के अंदर या जिस वेबसाइट के अंदर अपना बैकलिंक बनाने जा रहे हैं, आपने देखना है कि वो वाली वेबसाइट आपकी नीश से रेलेवेंट है या नहीं। अच्छा, रेलेवेंसी का मतलब ये नहीं है कि वो वेबसाइट टोटली आपके जो नीश है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट पोस्ट कर रही है, नहीं। रेलेवेंसी का मतलब ये है कि उस वेबसाइट के ऊपर किसी एक स्पेसिफिक नीश पे काम ना हो रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेबसाइट है, उसके ऊपर काम ही सिर्फ़ गेमिंग का हो रहा है। उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो एक गेमिंग कम्युनिटी के लिए साइट बनाई गई है। अब आप उसके ऊपर जाके अपना अगर प्रोफ़ाइल बनाते हैं कैश फॉर कार ब्रिस्बेन के नाम से, अब वो एक पूरी वेबसाइट स्पेसिफ़िकली गेमिंग वेबसाइट्स के लिए और गेमिंग इंडस्ट्री को टारगेट करने के लिए काम कर रही है। आपने प्रोफ़ाइल आपकी बन जाएगी, इंडेक्स भी हो जाएगी, लेकिन चूँकि आपकी वेबसाइट का उस वेबसाइट से रेलेवेंसी नहीं बन रही, तो आपके जो लिंक है हो सकता है उसका गूगल जो है वो आपको बैड इफ़ेक्ट डाले। ठीक है। ये आ जाएगा स्पैमिंग के अंदर, और स्पैमिंग गूगल को बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट इसके अंदर होगा सबसे ऊपर इंडेक्सिंग के बाद कि आपने देखना है कि रेलेवेंसी आपकी वेबसाइट को जो है ना लिंक की वो लाज़मी होनी चाहिए। ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाती है क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स रेलेवेंसी के बाद। ठीक है। क्वालिटी ऑफ बैकलिंक का मतलब ये है कि आपने एक बैकलिंक क्रिएट करते हुए उन तमाम एसओपीज़ का ख़्याल रखना है जो आपके लिंक को एक नेचुरल लिंक दिखाएगी। ठीक है। इस तरह नहीं होना चाहिए कि आपका अगर डोमेन का नाम कैश फॉर कार ब्रिस्बेन है, तो आप
इस माइंडसेट से कि कैश फॉर कार ब्रिस्बेन के ऊपर मैंने रैंकिंग लेकर आनी है, आप उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर 10 बार कैश फॉर कार ब्रिस्बेन, कैश फॉर कार ब्रिस्बेन मेंशन कर दें, या आप जो है उसके अंदर कुछ ऐसी वर्डिंग यूज़ करें जिससे नज़र आ रहा हो कि हम टोटली ही अपनी वेबसाइट की प्रमोशन के लिए आए हैं और वेबसाइट जो है वो इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही। इस तरह नहीं होना चाहिए। आपने अगर एक बिज़नेस लिस्टिंग बनानी है या दूसरे नंबर पे आप एक प्रोफ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो उस टाइम आपने ब्रांड नेम यूज़ करना है, ठीक है? अगर ब्रांड नेम के लिए बना रहे हैं, अगर किसी दूसरे पेज के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए वो स्पेसिफ़िक यूआरएल को हम ऐड करेंगे। यूआरएल ब्रांड नेम का अलग होगा और अगर आप किसी इनर पेज की बना रहे हैं तो उस इनर पेज का यूआरएल अलग होगा। ये भी एक चीज़ मैंने देखी है कई एक्सपर्ट्स के अंदर कि वो ऊपर ब्रांड नेम तो ऐड कर देते हैं लेकिन वेबसाइट के अंदर किसी इनर पेज का लिंक ऐड कर देंगे या उसके अंदर जो है वो एचटीटीपी के बगैर ऐड कर देंगे, तो आपका ना वो यूआरएल ऐड होना चाहिए उस टाइम एंकर के अंदर या वेबसाइट का जहाँ पे सेक्शन होता है वो ऐड करते टाइम जो यूआरएल आपका गूगल में इंडेक्स है, ठीक है? आपने ये भी चेक कर लेना है कि गूगल के अंदर एचटीटीपी के साथ है या एचटीटीपीएस के साथ है। फिर उसके बाद www वाला यूआरएल गूगल में इंडेक्स है या नॉन www के साथ इंडेक्स है। जो वर्जन आपका यूआरएल का गूगल के अंदर इंडेक्स होगा ना, आपने वो वाला वर्जन ही प्रोफाइल क्रिएट करते हुए या गेस्ट पोस्टिंग के अंदर एंकर लगाते हुए या कहीं पे भी जहाँ पे आपने यूज़ करना है, आपने वही ऐड करना है। अगर वो नहीं ऐड करेंगे तो फिर वो 301 रीडायरेक्टेड लिंक होगा और किसी भी टूल के अंदर वो लिंक लॉस्ट लिंक जो है वो माना जाता है। SEMrush भी उसको लॉस्ट लिंक कहता है। वो कहता है 301 रीडायरेक्टेड लिंक है, ये एक लॉस्ट लिंक के अंदर आ गया। ठीक है? तो अभी तक मैंने 3 चीज़ें बताई हैं। रिपीट करना काशिफ़? हेलो? नोट कर रहा है कोई मैंने जो 3 चीज़ें बताई हैं? ये तो रखता है, आप बताएँ। जी, आपने 3 चीज़ें अभी तक बताई हैं। हुँ, हुँ। रैंकिंग का बताया, हुँ, हुँ। इंडेक्सिंग का सॉरी और रेलेवेंसी का और क्वालिटी ऑफ बैकलिंक का बताया आपने। जी, ठीक है। अच्छा, इन 3 चीज़ों का ही आप लोग सिर्फ़ ख़्याल रख लेंगे ना, तो आपका लिंक अगर उसकी इंडेक्सिंग अच्छी है, तो हो ही नहीं सकता कि वो लिंक इंडेक्स ना हो, ठीक है? अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट के आपने ये 3 चीज़ें की, लेकिन इसके बावजूद दूसरे लिंक्स इंडेक्स हो रहे हैं। कई साइट्स ऐसी होती है उसकी इंडेक्सिंग अच्छी होती है, लेकिन अगर आप उसके वेबसाइट के जो है साइट मैप में जाके रिसेंट सारे बैकलिंक्स या वो लिंक्स जो क्रिएट हुए हैं निकालें और उसकी शीट बनाएँ ना और उनको एक-एक करके चेक करें तो आपको दिखेगा, मोस्टली साइट्स में ये होता है। आप लोगों को ये चीज़ दिखेगी कि एक लिंक इंडेक्स हो रहा है, उसके नीचे 2 लिंक नहीं हो रहे, फिर यानी उसके अंदर से कुछ लिंक वो इंडेक्स कर रहा होता है, कुछ लिंक वो नहीं इंडेक्स कर रहा होता है। उसकी काफ़ी वजूहत होती हैं, लेकिन जो सबसे वन ऑफ द मेन रीज़न है ना, वो ये होता है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लिंक्स बन रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे है कि अगर एक वेबसाइट मिली तो उसके ऊपर सारे काम कर रहे हैं और एक ही टाइम के अंदर काम कर रहे हैं और एक ही नीश की वेबसाइट्स के ऊपर काम हो रहा है, तो वो वाली वेबसाइट के क्रॉलर के अंदर ना ये चीज़ आ जाती है कि एक जो साइट्स हैं एक जैसी हैं तो हो सकता है कि ये सेम स्पैमिंग कर रहे हों, ठीक है? तो इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि हम किसी ना किसी तरह ना अपने लिंक को गूगल क्रॉलर में क्रॉल करा दें, ठीक है? अगर क्रॉल हो गया वो लिंक इंडेक्स हो जाता है। तो उसके 2 मेथड हैं, एक तो है कि आप किसी इंडेक्सिंग टूल का यूज़ कर लें, ठीक है? टूल्स आई थिंक हैं, आप अपने लीड्स को अगर वो लिंक्स अपने सारे हर मंथ के एंड पे चेक करें, उनके अंदर जो लिंक्स इंडेक्स नहीं हुए, अपने टीम लीड को सेंड करें, वो उनको उस टूल के अंदर डाल के इंडेक्स करवा देंगे, ठीक है? दूसरे नंबर पे आ जाता है कि अगर टूल नहीं अवेलेबल, हर कंपनी नहीं देती, तो उस सूरत में हम यूज़ करते हैं सेकंड टियर बैकलिंकिंग, ठीक है? सेकंड टियर बैकलिंकिंग बहुत फ़ास्ट मेथड है किसी वेबसाइट को या किसी भी लिंक को इंडेक्स करवाने का, लेकिन ऐसा लिंक इंडेक्स करवाने का जो लिंक जो है वेबसाइट की इंडेक्सिंग अच्छी हो, आपका लिंक इंडेक्स ना हो रहा हो। उसके अंदर सिंपल सा तरीका ये है कि आपने कोई ऐसी साइट ढूँढनी है, बुकमार्किंग की हो सकती है या आजकल जो बहुत फ़ास्ट इंडेक्सिंग है, कोरा बोर्ड की है। कोरा बोर्ड बहुत फास्ट इंडेक्सिंग करता है। आप अगर एक्सपेरिमेंट करें अपने लिंक्स के अंदर, अगर आपने कोई कोरा बोर्ड बना रहा है तो वो दूसरे तीसरे दिन इंडेक्स हो जाता है। तो कोरा बोर्ड के ऊपर आप एक सैंपल कोरा का बोर्ड बना लें, ठीक है? और उससे भी आपके जो लिंक्स इंडेक्स नहीं हो रहे हैं ना, ऐसे नहीं करना कि वहाँ जाके सिर्फ एक लिंक्स की पूरी लाइन ऐड कर दें, वो लिंक इंडेक्स नहीं होंगे। वो अगर आप इस तरह करेंगे तब इंडेक्स नहीं होंगे, बल्कि उसके अंदर भी आप एक प्रॉपर जो है वो चैट जीपीटी से पोस्ट लिखवाएँ, ठीक है? उसका भी प्रॉपर एक फॉर्मेट होना चाहिए और उसके अंदर मेंशन लॉजिकल तरीके से आप कर सकते हैं, जिससे नीचे आप एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे
जो वो क्रॉल कर लेगा। अब ये हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी होगी कि किस तरह का ऐसा लॉजिकल ब्लॉग लिखवाएँ कि उसके अंदर वो लिंक इंसर्ट हम कर सकें। लेकिन अगर आप कोरा बोर्ड को यूज़ करें तो आपके लिंक्स में इंडेक्स हो जाएँगे। दूसरे नंबर पे आप बुक मार्किंग साइट्स काफ़ी ऐसी हैं जो फ़ौरन इंडेक्स कर देती हैं, ठीक है? तो आप अपने उन लिंक्स को जो अच्छी गेस्ट पोस्ट वगैरह या कोई अच्छी साइट्स हैं, उनको डेली बेसिस पे बुक मार्किंग के अंदर जैसे ही लिंक लाइव हो, उसके 1-2 जो है वो इंडेक्सेबल बुक मार्किंग में बुक मार्क करके दो, आपको जो वो लिंक है वो इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है? तो ये इस तरह से हम एक लिंक को देखते हैं और उसको मोस्टली चांसेस जो हैं उसके अंदर हम इंडेक्स करवा लेते हैं, ठीक है? अभी तक जो बताया इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है किसी को तो वो मुझे बताएं, नहीं तो फिर हम स्पीडली आगे जाएंगे। आई थिंक सारों को क्लियर है। अच्छा, मुदस्सिर एंड ज़हीर, आप दोनों का कहीं पे भी क्वेश्चन आएगा ना, आप लोगों ने उसी टाइम मुझसे पूछना है कि हसन भाई यहाँ पर, क्योंकि आप लोग इंटर्नी है, बाकियों को काफ़ी टाइम हो गया है, तो बाकियों के आई थिंक ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगे और बाकियों के भी कहीं पे भी कन्फ्यूजन है मुझे पूछना है। अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंकर टेक्स्ट एनालिसिस। एंकर टेक्स्ट एनालिसिस होता क्या है, ठीक है? सबसे पहले तो एंकर टेक्स्ट क्या होता है? एंकर टेक्स्ट का सबको पता है कि कोई भी ऐसा टेक्स्ट जिसके ऊपर क्लिक करने से हम किसी दूसरी साइट के ऊपर या उस ही वेबसाइट के ऊपर, यानी सिर्फ एक क्लिकेबल लिंक होना चाहिए, उसको हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है? और एंकर टेक्स्ट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि कोई वर्ड ही लिखा हो। एंकर टेक्स्ट आपका वो यूआरएल भी हो सकता है जिसको हम नेकेड लिंक भी कह देते हैं, ठीक है? क्लिक हेयर की फॉर्म में हो सकता है। तो एंकर टेक्स्ट की काफ़ी ज़्यादा जो है वो वेरिएशंस हैं। अच्छा, एंकर टेक्स्ट एनालिसिस का क्या मतलब है? एंकर टेक्स्ट एनालिसिस का ये मतलब है कि आप अपने एक यूआरएल के अगेंस्ट देखें कि जब से मैं काम कर रहा हूँ, मैं इस यूआरएल के अगेंस्ट कितने टाइप्स के एंकर को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने उस यूआरएल के अगेंस्ट, अगर आपका मेन कीवर्ड कैश फॉर कार ब्रिस्बेन है, तो आप सिर्फ और सिर्फ कैश फॉर कार ब्रिस्बेन, कैश फॉर कार ब्रिस्बेन को ही काफ़ी अरसे से टारगेट करते जा रहे हैं और उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि मुझे उस तरह से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, ठीक है? अगर ऐसा से कुछ है तो आपको उसकी वेरिएशंस में जाना पड़ेगा और वेरिएशंस ऐसी होनी चाहिए जो नेचुरल हो। मेरी स्क्रीन आ रही है सारों को? जी। अच्छा, ये काशिफ जो बात कर रहा था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ये वाला हमने पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। अभी हमें एंकर टेक्स्ट के ऊपर अच्छा, एंकर टेक्स्ट ऐसा होना चाहिए कि जो गूगल की नज़र में नेचुरल लगे। गूगल को ये ना लगे कि भाई ये बंदा जो है ना वो इसलिए लिंक बना रहा है कि इस रेलिवेंट एंकर के ऊपर मैं इसको रैंक कर दूँ, ठीक है? और गूगल को किस तरह ये लगेगा, जब आप एक ही एंकर के ऊपर बहुत अरसा से लिंक्स बनाते जाएंगे और गूगल भी उसको क्रॉल करता रहेगा। तो गूगल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक ही चीज़, एक ही पैटर्न के ऊपर जब आप चलते रहेंगे तो गूगल के अंदर ये डायरेक्ट सिग्नल जाएगा कि ये बंदा चाह रहा है, ये जो स्पेसिफिक लिंक है, इस लिंक के ऊपर मैं इसको रैंकिंग में लेकर आऊँ, ठीक है? तो इसका कई बार नेगेटिव इफ़ेक्ट भी पड़ता है, कई बार नहीं भी पड़ता। मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह होता है कि हम जो है वो एक ही लिंक के ऊपर एग्ज़ैक्ट मैच कीवर्ड के ऊपर लिंक बनाते रहे, तो इससे हमारी हो सकता है रैंकिंग ड्रॉप ना हो, लेकिन इससे रैंकिंग कई बार इम्प्रूव भी नहीं होती। हमारा एंकर वहाँ पर स्टक हो जाता है, ठीक है? हमारी रैंकिंग कई बार वहाँ पर स्टक हो जाती है और इससे बचने का वाहिद ये तरीका है कि आप लोग जो है ना कीवर्ड, सबसे पहले तो आपको वीकली शीट के अंदर वेरिएशंस मिल जाएँगी, लेकिन डिपेंडेंट ना रहें। डिपेंडेंट अगर आप सिर्फ वीकली शीट के कीवर्ड्स के ऊपर रहेंगे तो आप लोगों की स्किल्स जो है ना वो भी यहीं पर रुकी रहेंगी और सिर्फ वीकली शीट से आप लोग निकाल के करते रहेंगे काम। आप लोगों ने गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर जाकर डिफरेंट वेरिएशंस निकालें और उन वेरिएशंस को फ़िल्टर करना है और उन फ़िल्टर्स के अंदर से आपने देखना है कि इसकी और कौन-सी वेरिएशंस है जो हम यूज़ कर सकते हैं और उनको आपने अपने जो है ना उसके अंदर एंकर टेक्स्ट बनाना है, ठीक है? गूगल कीवर्ड प्लानर सबको यूज़ करना आता है, उससे बैकलिंक्स किसको, मुझे वो बताएँ जिनको गूगल कीवर्ड प्लानर से बैकलिंक्स कह रहा हूँ, कीवर्ड्स नहीं निकालने आते। सबको आते हैं? मैं अभी किसी को कह दूँ कि स्क्रीन शेयर करके मुझे निकाल के दिखाओ। मैंने नहीं किया यूज़। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, आसान है। अच्छा, गूगल कीवर्ड प्लानर का सबसे मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि गूगल कीवर्ड प्लानर जो है ना ये एक
फ्री टूल है, ठीक है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। ये मोस्टली यूज़ होता है एड्स कंपेन्स के लिए, जो हम गूगल के अंदर जब कोई चीज़ सर्च करें तो ऊपर एड्स आ रही होती है ना, उन एड्स के लिए कंपेन्स जो बनती है उनके लिए गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ होता है। आपने सिंपली कीवर्ड प्लानर लिखना है तो गूगल के अंदर से आपको कीवर्ड प्लानर का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करें तो आपको गूगल कीवर्ड प्लानर की एक्सेस भी गूगल फ्री दे देता है, ठीक है। अच्छा, गूगल कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड्स निकालने के लिए ना आपके पास पहले कुछ 1-2 सैंपल कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। इसके अंदर हमें 2 टूल्स मिलते हैं। एक होता है कि डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। डिस्कवर न्यू कीवर्ड का मतलब है कि आप इसको कुछ 1-2 कीवर्ड्स के आइडियाज़ दें, उनकी बेस के ऊपर जितने भी पॉसिबल कीवर्ड्स हैं वो सारी लिस्ट आपको दे देगा। यानी आप इसको 2 कीवर्ड्स देंगे तो उन 2 कीवर्ड्स के अगेंस्ट ये अक्सर हो सकता है आपको 50 कीवर्ड्स दे दे, यानी जितनी भी वेरिएशंस होगी दे देगा। एक तो इसका ये है, ठीक है। और दूसरा जो है ना इसका, उसके अंदर ये होता है कि आप इसको लिस्ट दें या आपको उस लिस्ट का जो है ना वॉल्यूम और उसके अकॉर्डिंग जो इसकी मैट्रिक्स होते हैं वो दे देता है, ठीक है। तो मोस्टली हम ये डिस्कवर न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड के अंदर आके सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, आपने यहाँ से लोकेशन ज़रूर चेंज करनी है। पाकिस्तान है, हम इसको ऑस्ट्रेलिया कर लेते हैं, ठीक है। पाकिस्तान को क्रॉस कर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम वीकली शीट में। अच्छा, वीकली शीट के अंदर से आपके हर प्रोजेक्ट के ऊपर ना नीचे उसके कीवर्ड्स ऐड है हर यूआरएल के अगेंस्ट, ठीक है। तो कैश फॉर कार्स ब्रिस्बेन अगर एक कीवर्ड है तो उसके अगेंस्ट जितने भी कीवर्ड्स हैं इस तरह के होंगे, कैश फॉर कार्स ब्रिस्बेन, कैश फॉर कार्स इन ब्रिस्बेन, कैश फॉर जंक कार ब्रिस्बेन। तो मैं 2 वेरिएशंस लिख देता हूँ, कैश फॉर कार्स ब्रिस्बेन लिखा मैंने और दूसरी मैं कैश फॉर अनवांटेड कार्स ब्रिस्बेन लिख देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको सर्च करता हूँ। अब देखें इसने मुझे 113 कीवर्ड्स की वेरिएशंस दी हैं, ठीक है। इसके अंदर मिक्स कीवर्ड होंगे, कार रिमूवल के भी होंगे, वी बाय के होंगे, सेल के होंगे, ठीक है। तो इस लिस्ट को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर इसको मैं कहीं पे अपलोड कर लेता हूँ ताकि मैं उसके अंदर से फ़िल्टर कर लूँ और मुझे इसकी डिफरेंट वेरिएशंस मिल जाएँ, ठीक है। आपकी शीट के अंदर, वीकली शीट के अंदर जो कीवर्ड्स मेंशन हैं उनके अंदर देखें जो टारगेटेड कीवर्ड्स हैं, अगर उनमें से कोई मिसिंग है ना तो आप लोग वो वाले कीवर्ड्स गूगल कीवर्ड प्लानर से निकाल लें और फिर उनको यूज़ करें, ठीक है। इसके अंदर शीट ऐड करने के लिए हमें अभी जो मैंने शीट डाउनलोड किया इंपोर्ट करते हैं, अपलोड करते हैं और हमने जो कीवर्ड की शीट डाउनलोड किया उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा ना तो ये सारी शीट के बजाय एक न्यू शीट क्रिएट होगी। मैं चाह रहा हूँ यही वाली शीट रिप्लेस हो, तो मैं इसके अंदर आकर रिप्लेस करंट शीट करूँगा, रिप्लेस स्प्रेडशीट करूँगा, पूरी स्प्रेडशीट खत्म होके रिप्लेस हो जाएगी। मैंने ये चौथा ऑप्शन करना है, रिप्लेस करंट शीट, ठीक है। और इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब ये आ गई हमारे पास वो सारी शीट, ठीक है। इसमें ये फालतू चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ, ये भी नहीं हमें चाहिए, ये कंपटीशन ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर दी डिलीट। अच्छा जी, मैं जल्दी इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। ये फ़िल्टर, जब भी फ़िल्टर लगाना है ना, यहाँ पे आपने कोने पे क्लिक करना है ताकि पूरी शीट सिलेक्ट हो और पूरी शीट पे फ़िल्टर लगे। उसके बाद इस फ़िल्टर पर हम एक दफ़ा क्लिक करेंगे और इसके अंदर से हम हमारा पेज जो हमारा मेन कीवर्ड है कैश फॉर कार ब्रिस्बेन, ठीक है। तो हमने वो सारे कीवर्ड्स चाहिए जिसमें कैश वर्ड आ रहा हो, ठीक है। अगर कार रिमूवल का और कैश फॉर कार का सेम पेज है तो हम रिमूवल वाले भी यहाँ पर रखेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ कैश वाले चाहिए तो मैं कैश लिखता हूँ। 67 कीवर्ड कैश वाले आ रहे हैं, ठीक है। इन 67 को मैं ओके करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे दूसरा फ़िल्टर लगा लेता हूँ, जो हाई वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं वो ऊपर आ जाए। अब मेरे पास यहाँ पर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे कीवर्ड्स आए हैं। ये वाला जो है ना, ये ब्रांड नेम का है, हमको ब्रांड नेम वाले कीवर्ड्स नहीं चाहिए। AUS इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ब्रिस्बेन के अलावा जो कीवर्ड्स है ये भी नहीं मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं ये 67 कीवर्ड्स को कॉपी की एक दफ़ा, ठीक है। फिर मैंने फ़िल्टर रिमूव किया और इसको मैं न्यू शीट में पेस्ट कर लिया, ठीक हो गया। अब मेरे पास 67 ऐसे कीवर्ड्स आ गए हैं जिसमें कैश वर्ड आता है। ब्रिस्बेन के ऊपर टारगेट था मेरा, तो मैं सिर्फ ब्रिस्बेन वाले कीवर्ड्स
इनमें से अलग कर लेता हूँ। जितनी ज़्यादा प्रिसाइज आप सर्च करेंगे ना उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो ब्रिस्बेन के 47 है, ब्रिस्बेन के 47 कीवर्ड्स को मैंने उठाया, इनको मैंने कॉपी किया, ठीक है, और फिर मैंने फ़िल्टर रिमूव करके यहाँ पर मैं अगेन इनको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ ब्रिस्बेन वाले कीवर्ड और जिन कीवर्ड के अंदर कैश वर्ड आता है उन कीवर्ड को यहाँ पर फिल्टर आउट कर दिया, ठीक है। अब लास्ट काम हम ये करते हैं कि ऐसे कीवर्ड्स जिनका कंपटीशन अननोन है, ठीक है, ये मैंने ऊपर कर ली। अब ये अननोन वाले ना हमारे काम के नहीं है, क्यों? क्योंकि इनका वॉल्यूम ही इतना कम है, इनके ऊपर हमको इतनी अच्छी खास क्यूरीज भी नहीं आएंगी। ये भी मैंने कर लिया डिलीट। अब इसके ऊपर मैं फिल्टर लगाता हूँ ये। अब मेरे पास ऐसे कीवर्ड्स आ गए हैं जिन कीवर्ड्स को मैं अपनी वेरिएशंस के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। फिर भी इनमें से आपने एक दफ़ा पढ़ना है, और वो वाले कीवर्ड्स जो किसी ना किसी ब्रांड के होंगे, जिस तरह मैक्स कैश फॉर कार एक ब्रांड नेम है, तो ये थोड़ा सा लंबा काम है लेकिन इतना ज़्यादा लंबा नहीं है। बहरहाल ये एक मैंने आप लोगों को मेथड बताया है, जिस मेथड से आप लोगों के पास कीवर्ड्स की एक ऐसी डाइवर्सिटी आ जाएगी जिसके अंदर आप जो है वो ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं जो हो सकता है आपकी शीट में ना हो लेकिन उनका अच्छा खासा पोटेंशियल हो, उनका अच्छा खासा वॉल्यूम हो, ठीक है। इसमें है अब हम रैकर वाले कीवर्ड्स भी डिलीट कर देंगे तो वो अच्छी खासी हमारे पास लिस्ट जो है ना और कम हो जाएगी। तो वो मैं काम अभी नहीं कर रहा, मैंने जनरल मेथड बताना था आपको। इस मेथड को आप लोगों ने अपने हर प्रोजेक्ट के हर यूआरएल के अगेंस्ट यूज़ करके देखना है और डिफरेंट वेरिएशंस के अंदर जाके डिफरेंट कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना है ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो काम कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, एंकर टेक्स्ट के अंदर वेरिएशंस की हम बात कर रहे थे, तो वेरिएशंस के अंदर एक तो हो जाएंगे आप लोगों के वो कीवर्ड जो आपकी ब्रांड को जो है ना उसके साथ रेलिवेंसी रखते होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्रांड नेम है कैश फॉर कार ब्रिस्बेन, तो वो सारे कीवर्ड जो आपकी ब्रांड के साथ रेलिवेंसी रख रहे हैं उसमें कैश फॉर कार ब्रिस्बेन, कैश फॉर कार्स ब्रिस्बेन, कैश फॉर कार इन ब्रिस्बेन, ऐसी सारी नेचुरल वेरिएशंस जो आपको कीवर्ड प्लानर भी निकाल कर दे सकता है या आप खुद भी अगर गूगल में एक कीवर्ड टाइप करें तो आपको नीचे उसकी लिस्ट मिल सकती है, ठीक है। वो वाले आपके कीवर्ड आपके ब्रांड के रेलिवेंसी कीवर्ड्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका ब्रांड नेम बिल्कुल सेपरेट होता है, जैसे स्क्रैप माई कार कैनबरा हो गया, जिम्मी कैश फॉर कार हो गया। कैश फॉर कार तो आ रहा है लेकिन जिम्मी एक बिल्कुल सेपरेट वर्ड है। फिर उसके बाद वही बाय कार हो गया, इसके अंदर कैश फॉर कार का वर्ड नहीं आ रहा। तो एक स्पेसिफिक ऐसा ब्रांड नेम जो कीवर्ड के साथ बिल्कुल मैच ना कर रहा हो, तो उसके लिए हम फिर देखते हैं कि हमने अगर ब्रांड को इसके अंदर प्रमोट करना है तो प्रोफाइल्स के अंदर हम ब्रांड नेम को लेकर चलते हैं, और अगर उस पेज के ऊपर आपका कोई मेन कीवर्ड टारगेट होता है तो उस कीवर्ड को हम उस ब्रांड नेम के ऊपर टारगेट करते हैं। बहरहाल मेन पॉइंट यही है कि आपने जो है ना अपने जो अभी तक वर्क किया है उसके अंदर देखना है कि आप अपने कितनी ज़्यादा वेरिएशंस यूज़ कर रहे हैं, और एक एनालिसिस करना है आपने अपने एंकर टेक्स्ट का। और अगर आपको एनालिसिस करने के बाद ये रिजल्ट आता है कि भाई हम तो वेरिएशंस में काम ही नहीं कर रहे, या हमें जो गिवन कीवर्ड दिए हुए हैं अगर एक वेबसाइट के ऊपर 10 पेजेस हैं, हम हर बार कैश फॉर कार्स गोल्ड कोस्ट, कैश फॉर कार्स ब्रिस्बेन, कैश फॉर कार्स इप्सविच, यानी जो उसके एग्जैक्ट कीवर्ड है सिर्फ उसी को टारगेट करें। अपनी शीट के अंदर आप खोलेंगे तो वैसे ही देख के आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हर शीट के अंदर हमने अभी मेंशन किया हुआ है कि आप कीवर्ड को ऐड करें। तो उसको देखकर ही आपको 1 मिनट में एनालिसिस हो जाएगा ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करके कि आपका जो है ना काम के अंदर वेरिएशंस है या नहीं। तो अगर आपकी वेरिएशंस नहीं है तो आप जो है ना उसके अंदर वेरिएशंस लेकर आएँ, ठीक है। बाकी एंकर टेक्स्ट की टाइप मैंने प्रीवियस लेक्चर 2 दिया था, उसके अंदर मैंने कवर की थी। उसके अंदर आपका एक जेनेरिक एंकर हो जाता है जिसके अंदर हम जो है सीटीए भी इसको कहते हैं, क्लिक हेयर कर देते हैं, लर्न मोर कर देते हैं, इस तरह की चीज़ें। फिर पार्शियल मैच हो जाता है कि अगर आपका जो है वो कीवर्ड है कैश फॉर कार, तो उसके अंदर आप थोड़ी सी कीवर्ड वही रहता है लेकिन उसके अंदर 1-2 वर्ड्स के जो है ना एडिशन हो जाता है। इसको कहते हैं कि मैच तो है लेकिन पार्शियली मैच, जिस तरह पार्शियल प्लेजरिज्म होता है ना, अगर हम उसके अंदर चेक करें तो पार्शियल प्ले उसका भी मतलब ये होता है कि मैच तो है लेकिन थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज की हुई है। तो पार्शियल मैच का भी यही मतलब है कि कैश फॉर कार ब्रिस्बेन, कैश फॉर कार इन ब्रिस्बेन, बेस्ट कैश फॉर कार ब्रिस्बेन, कैश फॉर अनवांटेड कार ब्रिस्बेन, कैश फॉर कार और ब्रिस्बेन, ये 4 वर्ड सेम रहते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट मैच का आपको पता है और नेकेड यूआरएल का भी आपको पता है। तो ये एंकर्स की कुछ टाइप है। इसके बाद और भी इसकी टाइप्स होती हैं। ब्रॉड मैच हो जाता है जिसके अंदर थोड़ा ज़्यादा आपके क्वेश्चंस की फॉर्म में आ जाती है, यानी बड़े सेंटेंसेस वाले कीवर्ड्स आ जाते हैं। तो हासिल कलाम इसका यही है, यानी इसका नतीजा जो है ना वो कंक्लूजन इसका यही है
कि एंकर टेक्स्ट को एनालाइज करें, डिफरेंट वेरिएशंस के अंदर एंकर्स बनाएं, जहाँ पे नेकेड यूआरएल की ज़रूरत है नेकेड करें, लेकिन आपके काम के अंदर एग्जैक्ट बिल्कुल मैच वाला फैक्टर नहीं होना चाहिए, कॉन्टीन्यूसली नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, ये भी हमारा हो गया। ठीक है, ये वाला डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें मैंने गूगल पॉलिसीज ऐड की हैं कि गूगल क्या कहता है कि आपकी जो है वो एंकर किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर भी वही चीज़ें मेंशन है जो अभी मैंने आपको एक फ्लो में बताई हैं। ठीक है, अच्छा आगे आ जाते हैं। बैकलिंक रेलिवेंसी, बैकलिंक रेलिवेंसी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नीश के आपका जो है ना वो रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, ऑडियंस आप लोगों ने देखनी है। ऑडियंस देखने के मतलब ये है कि आप जब एक गेस्ट पोस्ट का कंटेंट लिख रहे हैं ना, तो आपने वो कंटेंट लिखना ऑडियंस के लिए है। आपने उसके अंदर ऐसे नहीं करना कि सारा कंटेंट जो है ना वो प्रमोशनल कंटेंट हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उसका इंटेंट है ना वो प्रमोशनल नहीं बल्कि इंफॉर्मेशनल होना चाहिए। ठीक है, अगर वो इंफॉर्मेशनल नहीं होगा ना तो गूगल की ये जो पॉलिसी है कि ऑडियंस जो है ना उसके लिए आपने लिखना है, इसको हम 100% वायलेट कर देंगे। तो ये जीपीटी से अगर आप कोई न्यू टाइटल भी लिखवाएं तो उसको आपने कहना है कि इसको इस तरह लिखे कि ये ऑडियंस के लिए हो, ना कि इसको ब्रांड प्रमोशन के लिए हो। एक सेक्शन उसके अंदर हो जिसमें आप अपना ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं, बाकी पूरा जो कंटेंट है ना वो प्रमोशनल नहीं बल्कि इंफॉर्मेशनल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ एंकर के जब हम बना रहे होते हैं ना उसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपने जब एंकर बनाना है ना तो ये चीज़ देखनी है कि आपका एंकर इररेलेवेंट ना बने। ठीक है, ख़ास तौर पे जब हम डायरेक्टरी वाले लिंक या इस तरह के लिंक्स जिसके अंदर हमें रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल सेम थीम वाली एक डायरेक्टरी के लिंक हम बनाते हैं जिनके अंदर एक ही थीम है, मोस्टली उसी तरह की डायरेक्टरीज होती हैं। वो वाले लिंक्स कुछ दिन बाद या तो डी इंडेक्स हो जाते हैं या फिर उसके अंदर ये होता है कि वो वाले लिंक्स जो हैं वो बार बार क्रॉल होते रहते हैं। तो वो वाले लिंक्स के अंदर ना जब आप एंकर बनाए ना तो एंकर आपने बनाते हुए एक चीज़ को लाजमी देखना है कि उस लिंक का जो लाइव वर्जन है ना उसके अंदर भी एंकर जो है ना वो सेम है या नहीं। ठीक है, इनकॉग्निटो के अंदर लिंक बना के हमेशा आप लोग खोल कर देख लिया करें, एंकर के ऊपर क्लिक करके देख लिया करें। कई बार ऐसा होता है कि एंकर पे हम क्लिक करते हैं, वो क्लिक करने के बाद डायरेक्टली हमारी वेबसाइट के ऊपर नहीं आता। उससे पहले ऊपर एक ऐड लोड होती है या वेबसाइट के ऊपर कहीं पे क्लिक ना भी करें, वैसे भी क्लिक करें तो कुछ एड्स लोड होती हैं। आजकल ऐसी गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं कुछ लोग कि हम जब उसके ऊपर कहीं पे वैसे एम्प्टी क्लिक भी करें ना तो हमारी वेबसाइट को वो रिडायरेक्ट कर देता है और कोई ऐड का पेज लोड हो जाता है। तो ऐसी वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल नहीं बनाने लिंक्स, उनको आप रेड कलर के अंदर मार्क कर लें। बेशक इंडेक्सिंग अच्छी हो लेकिन उससे आपको लिंक बनाने का नुकसान होगा क्योंकि वो स्पैमी लिंक के अंदर काउंट हो रहे होंगे। उसके अंदर आपका जो मर्जी एंकर लिखा हो, आप जब पहले क्लिक करते हैं तो वो उस एंकर पे क्लिक नहीं होता बल्कि उसके ऊपर एक ऐड की लेयर होती है, उस ऐड के ऊपर क्लिक होता है। फिर उसके बाद उस ऐड के आपका जो है ना वो एंकर एक्टिव होता है या आपका जो आर्टिकल है वो एक्टिव होता है और उसके बाद आपके जो एंकर को है वो क्लिकेबल बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने एंकर के अंदर देखनी है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉक्सिक बैकलिंक्स। टॉक्सिक बैकलिंक्स क्या होता है? टॉक्सिक बैकलिंक्स का मतलब है कि कोई भी ऐसा लिंक जिसको हम स्पैमी, लो क्वालिटी या अननेचुरल बैकलिंक कहेंगे ना, उसको हम कहते हैं टॉक्सिक बैकलिंक। ठीक है, लो क्वालिटी बैकलिंक्स ऐसे बैकलिंक्स होते हैं कि जो हम जो मैंने अभी पीछे गाइडलाइंस बताई ना कि यूज़र के लिए ना हो बल्कि उसमें प्रमोशनल कंटेंट हो, या वो लिंक के अंदर आपने कीवर्ड स्टफिंग की हो, या लिंक खोलकर इस तरह लगे कि इसके अंदर बार-बार जो है हमने एक कीवर्ड को ही ज़िक्र किया हुआ है, या उसके ऊपर आपने जो आपका कीवर्ड जिसको रैंक करवाना चाह रहे हैं उसी के नाम से आपने प्रोफाइल बनाई है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसी कीवर्ड का बार-बार ज़िक्र है, फिर एंकर भी आपने उसी कीवर्ड का बनाया हुआ है। तो इस तरह का जो है ना कीवर्ड फोकस्ड जो लिंक्स होगा ना और अननेचुरल लिंक लग रहा होता है, उसको हम लो क्वालिटी लिंक कहते हैं। ठीक है, और उसी को हम अननेचुरल लिंक भी कहते हैं। अच्छा, स्पैमी लिंक ऐसा लिंक होता है जो हम किसी ऐसी साइट से ले रहे हों जो हमारी वेबसाइट से इररेलेवेंट हो, या उस वेबसाइट का जो है स्पैम स्कोर बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, या उस वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल हो जो हमारी वेबसाइट से मैच ना कर रहा हो, जिसको हम इररेलेवेंसी भी कहते हैं। तो इस तरह के लिंक्स जो है ना उनसे हमने दूर रहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक वेबसाइट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, कई अरसे से आपने काम किया,
एक मौके के ऊपर आके आपने उस वेबसाइट का ऑडिट किया तो आपको पता चला कि भाई इस वेबसाइट के ऊपर 100 लिंक्स बने हुए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 तो नहीं होते हमारे, तो कई हज़ारों में होते हैं, 100 लिंक्स बने हुए हैं और उन 100 लिंक्स को आपने जब ऑडिट किया तो आपको पता चला इन 100 लिंक्स में से 70 लिंक्स ऐसे हैं जो हमें नहीं बनाने चाहिए थे, जो हमारी वेबसाइट को नुकसान दे रहे हैं। हो सकता है वो स्पैमी लिंक हो, लो क्वालिटी लिंक हो, इररेलेवेंट साइट्स से लिंक्स आ रहे हो वो। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं कि उन लिंक्स को सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि मैनुअली ही जाके रिमूव कर लें, उनको डिलीट करवा दें या उनके अंदर से, पहला स्टेप तो हमारा ये होता है, ये तरीका नेचुरल, ठीक है। दूसरा भी नेचुरल तरीका ही है, लेकिन अगर इस तरह से हो जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नेक्स्ट स्क्रॉल में वो लिंक वैसे ख़त्म हुआ होता है। लेकिन कई ऐसे लिंक्स होते हैं जिस तरह गेस्ट पोस्टिंग के हम लिंक्स ख़त्म नहीं कर सकते, या लिंक्स ही इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको अगर हम ख़त्म करने बैठे तो पता नहीं कितने दिन लग जाए। तो दूसरा उसके अंदर फिर हमारे पास ऑप्शन है कि गूगल के अंदर हम उन लिंक्स को गूगल इंडेक्स से ही रिमूव करवा दें। गूगल को बता दें कि भाई ये वाले जो लिंक्स हैं ना, ये वाले लिंक्स से हम चाहते हैं कि आप ख़त्म कर दो। अपनी जगह पे वो लिंक तो मौजूद रहेंगे, लेकिन गूगल उनको डिसअवॉ कर देगा। गूगल उनको जो है ना, आपकी वेबसाइट को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा, क्योंकि हमने खुद गूगल को लिस्ट वो प्रोवाइड की होगी। तो उसका तरीका ये है कि आप किसी भी ऑनलाइन टूल से, एसईएम रश से हो जाए, या आपका जो है ये एचरेफ से हो जाए, कहीं से भी आप जो है ना वो वाले लिंक्स का सारा डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एसईएम रश तो आई थिंक सबको यूज़ करना आता होगा। एसईएम रश के अंदर आकर हम ऊपर यहाँ पे वेबसाइट का लिंक ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी एसईएम रश नहीं चल रहा, बहरहाल मैं वर्बली बता देता हूँ। एसईएम रश के अंदर जाके हम वेबसाइट ऐड करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हमको ऊपर शो हो रहा होता है कि आप जो है ना वेबसाइट के सारे बैकलिंक्स देख सकते हैं, ठीक है। तो उधर से हम लिस्ट ऐड निकाल लेते हैं, लिस्ट डाउनलोड कर लेते हैं। लिस्ट डाउनलोड करने के बाद आपके पास जो है ना वो लिस्ट, मैंने ना शीट बनाई है जहाँ पर मैंने कंपेटिटर के लिंक्स ऐड किए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। SN13 में भी आई थिंक वो पड़ी है। ये वाली है, ये वाली वही शीट है जो मैंने एसईएम रश से डाउनलोड की हुई है, ठीक है, रेफरिंग डोमेन्स की। अब यहाँ पे 1 लिंक पर डोमेन है, यहाँ पे हम देख लेंगे कौन कौन सी ऐसी डोमेन्स है जहाँ से हमको लिंक जो है ना वो रिमूव करवाने हैं। उन सारे लिंक्स की हम एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है, और लिस्ट बनाकर हम वो सारी डोमेन्स जो है ना गूगल के डिसअवॉ का एक गूगल उस टूल के अंदर जाके सबमिट कर देंगे। ये देखें, ये वो टूल है, ये डिसअवॉ योर लिंक, ठीक है। सर्च कंसोल के अंदर ये टूल अवेलेबल होता है। इसके अंदर हम जो है ना वो वाले सारे लिंक्स पहले नोटपैड के अंदर ऐड करेंगे। ये फॉर्मेट है। अगर आप एक एक लिंक डिसअवॉ करवाना चाहते हैं तो वो इस तरह से ऐड करेंगे, लेकिन अगर आप पूरी डोमेन को डिसअवॉ करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक डोमेन है जो मैं चाह रहा हूँ, तो वो ये फॉर्मेट होगा। सबसे पहले हम डोमेन कॉलम जिस तरह या इसी फॉर्मेट में ऐड करके आगे डोमेन लिख देंगे। इसी तरह दूसरी लाइन में हम दूसरी डोमेन ऐड कर देंगे और जो भी उसका नाम होगा .com, ठीक है। इसी तरह लिस्ट करके आप 100 डोमेन्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 1000 डोमेन्स, जितनी भी आपकी डोमेन्स है रेफरिंग डोमेन्स यहाँ पर ऐड करें, ठीक है। और फिर इसको जो है डाउनलोड कर लें, और उसके बाद आप गूगल के अंदर आकर गूगल डिसअवॉ टूल लिखेंगे। तो आप इसके लिए ये शर्त है कि आपके पास आपकी वेबसाइट के सर्च कंसोल की एक्सेस होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आकर हम अपलोड करते हैं और उसके बाद गूगल जो है ना वो उस लिंक को रिमूव करवा देते हैं। अपनी जगह पे रहता है, लेकिन उससे आपकी एसईओ को कुछ नुकसान नहीं होता। तो ये पूछ सकते हैं आपको कोई भी कि गूगल के अंदर अगर कोई लिंक्स आपको जो है वो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्पैमी है, क्या करेंगे? तो उसका आंसर यही है कि सबसे पहले हम कोशिश करेंगे मैन्युअली रिमूव करें। अगर वो नहीं होता तो हम उनको डिसअवॉ करवा देंगे। डिसअवॉ कैसे होते हैं? आपके गूगल के सर्च कंसोल में लॉगिन होना चाहिए और उसके बाद आप गूगल पे आके लिखेंगे, गूगल डिसअवॉ का टूल निकल आएगा। उसके अंदर आप जो है वो सारे लिंक्स पहले जो है वो इसके अंदर नोटपैड में ऐड करके इस फॉर्मेट में सेव कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आके आपने वो वाली जो सेव फाइल की होगी वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे, और वो आपको कुछ दिन में सारे लिंक्स को डिसअवॉ करवा देगा। ठीक हो गया। तो ये है हमारे टॉक्सिक बैकलिंक्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका, ठीक है। और दूसरे नंबर पे टॉक्सिक बैकलिंक्स अगर हैं तो उनका करना क्या है, उनको रिमूव करने का और डिसअवॉ करने का तरीका, ठीक है। और इसमें भी गूगल पॉलिसीज जो है वो
हम सबको पता है सबसे पहले लो क्वालिटी टॉक्सिक बैकलिंक्स जो लो क्वालिटी साइट से आ रही हो, स्पैमी साइट से आ रहे हैं। स्पैमी और लो क्वालिटी साइट क्या होती है बता दिया। इरेलीवेंट साइट से आ रही हो ये भी हम कर चुके हैं। ओवर ऑप्टिमाइज या अननेचुरल एंकर टेक्स्ट ना हो। ओवर ऑप्टिमाइज ऑलरेडी बताया कि सेम ही एंकर बार बार ना आ रहा हो, ठीक है। अननेचुरल का भी मैंने बता दिया। पीबीएन्स होता है कि आपकी एक वेबसाइट है, आप उसको रैंक करना चाहते हैं। उसको रैंक करने के लिए आपने और बहुत सी वेबसाइट क्रिएट की है और उनसे ही आप लोग बार बार लिंक्स ले रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक वेबसाइट है कैश फॉर कार brisbane.com.au, ठीक है। मैं इसको रैंक करना चाह रहा हूँ। अब इसको रैंक करने के लिए एक तो ये तरीका है ना कि हम डिफरेंट जगहों पे जाएंगे और वहाँ पे नेचुरली लिंक्स लेंगे। गूगल देखेगा ठीक है अच्छी बड़ी साइट से लिंक्स आ रहे हैं, ये तो नेचुरल तरीका है। एक अननेचुरल तरीका ये आ जाएगा कि मैंने खुद ही कुछ डोमेन्स बाय की। फॉर एग्जांपल मैंने 20 डोमेनें बाय कर ली, कुछ भी उसके नाम हो सकते हैं, a.com, फिर उसके बाद b.com, फिर उसके बाद c.com। ये मैं वैसे एग्जांपल के लिए दे, इसी तरह ना मैंने इसकी 25 डोमेन्स जो है ना वो ले ली। अब मैंने क्या किया कि इन 25 डोमेन्स की ही अथॉरिटी ज़्यादा की, ठीक है। वो किसी तरह भी कर सकते हैं, इनकी मैंने बैक लिंकिंग की या किसी तरह भी की, किसी ना तरह ना मैंने 3-4 महीने लगाकर इन 25 डोमेन्स की या 10 डोमेन्स की या 5 डोमेन्स की, कुछ कितनी भी इसमें कोई नंबर ऑफ लिमिट नहीं है। ये जो मैंने डोमेन्स ली है ना, इन डोमेन्स की मैंने अच्छी खासी अथॉरिटी कर ली कुछ देर लगा के। अब इनकी इतनी अथॉरिटी हो गई कि गूगल को यकीन हो गया ये बहुत अच्छी साइट्स है। अब मैंने क्या किया कि इन साइट्स से जो है ना मैं अपनी इस साइट के ऊपर लिंक्स ले रहा हूँ। कभी ए से मैं ले रहा हूँ, बी से ले रहा हूँ, सी से ले रहा हूँ। ये सारी साइट्स को ना मैंने इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ये मेरी इस कैश फॉर कार ब्रिस्बेन को रैंकिंग मिले है। इसको हम कहते हैं पीबीएन, प्राइवेट ब्लॉगिंग नेटवर्क। ये एक नेटवर्क बन गया ना। नेटवर्क का मतलब यही होता है कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर आपस में इंटरलिंक हो। यहाँ पर कंप्यूटरों को आप जो है वो रिप्लेस कर दे वेबसाइट्स से। हमने बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई, उनको आपस में इंटरलिंक किया, उनकी नेचुरल बैकलिंकिंग की, उनकी अथॉरिटी किसी तरह ज़्यादा की। जब इसकी अथॉरिटी ज़्यादा हुई फिर इस नेटवर्क से मैंने इस वेबसाइट को रैंक करने के लिए यहाँ से लिंक्स दे दी। इस वेबसाइट से इनमें से किसी साइट पे लिंक नहीं आएगा क्योंकि ये मेरी साइट जो है ना, ये मेरी साइट तो मेन साइट है, लेकिन ये सारी साइट्स जो है ना इसको पॉइंट कर रही होंगी। तो इसको हम कहते हैं प्राइवेट ब्लॉगिंग नेटवर्क, ठीक है। तो पीबीएन जो है वो इससे बहुत अच्छी रैंकिंग आ सकती है, लेकिन इसको बहुत स्मार्ट तरीके से करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर हमको देखना पड़ता है कि गूगल इसको नोटिस ना करे, और उसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि बिल्कुल गूगल को शो करते हैं हम नेचुरल हैं। कई बार इन वेबसाइट्स को आपस में इंटरलिंक कर लेते हैं। कई बार सिर्फ इस कैश फॉर कार ब्रिस्बेन के अलावा किसी दूसरी साइट को भी इसको 1-2 बार लिंक दे देते हैं ताकि गूगल को ये ना लगे सिर्फ इसी साइट के ऊपर। यानी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लेकिन अगर आप पीबीएन के अंदर काम करेंगे तो आपने ये चीज़ देखनी है कि गूगल को ये सिग्नल ना जाए कि भाई ये वाली जो 20-25 साइट्स है ना ये इसीलिए ही क्रिएट की गई हैं कि कैच फॉर कार ब्रिस्बेन जो है ना वो रैंकिंग में आए। यहाँ पे पीबीएन किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, इसका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इसके लिए मेहनत लगती है। पीबीएन के अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर पहले जाकर अकाउंट्स बनाएँ जो वेबसाइट्स आपकी इंडेक्सिंग में आ रही हैं। जिसके अंदर आप ब्लॉग स्पॉट का सहारा ले सकते हैं। ब्लॉग स्पॉट के ऊपर आप एक ब्लॉग बनाएँ। ब्लॉग बनाने के बाद उसके ऊपर 10-15 या 10 ब्लॉग्स भी उसके ऊपर नेचुरल पब्लिश करें, लेकिन वो ब्लॉग के लिए आपको प्रॉपर जो है वो करनी पड़ेगी, कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी प्रॉपर आर्टिकल उसके ऊपर पब्लिश करें। फिर उसके बाद उस ब्लॉग की जो है ना आप लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके बैकलिंकिंग करके उसकी अथॉरिटी इंक्रीज करें। कोशिश करें कि उसकी डोमेन स्कोर जो है ना वो 10 से ऊपर जाए और उसके बाद उसका जो है ना वो अच्छी अथॉरिटी बन जाएगी। फिर उसके बाद इसी तरह दूसरी जो वेब 2.0 की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर अच्छी इंडेक्सिंग है, यानी ऐसी ही आप वेब 2.0 निकाल लें जिनकी अच्छी इंडेक्सिंग है और उनके ऊपर ब्लॉग पब्लिश करके उनकी अथॉरिटी बनाएं और उसके बाद उसको फिर इधर पॉइंट करें। अब आप उन वेब 2.0 से जिस भी वेबसाइट को लिंक देंगे ना, क्योंकि आपने उनकी अथॉरिटी बनाई है, जब तक अथॉरिटी नहीं बनी थी आप लोगों ने लिंक पास ही नहीं किया था, पहले आप बिल्कुल नेचुरल रहे थे, ठीक है। अब उससे जो है ना आपकी वेबसाइट रैंक्स हो जाएंगी, लेकिन इसके अंदर मेहनत लगती है। आपको आपकी ब्लॉगर साइट को ऐसे लेकर चलना पड़ेगा कि जिस तरह ये ब्लॉगर साइट नहीं है बल्कि ये एक कंपनी का अपना प्रोजेक्ट है। इतना सीरियस होकर उसके ऊपर काम करेंगे तो फिर उसको जो है ना गूगल अथॉरिटी देगा। अगर सिर्फ वैसे ही कोई भी आर्टिकल उठाया, ना देखा कि उस आर्टिकल के टॉपिक के ऊपर जो है वो प्रॉपर को कीवर्ड है जिनका वॉल्यूम है या नहीं,
तो अगर आप इस तरह करेंगे तो सिर्फ पोस्टिंग से पीबीएन नहीं चलते। पीबीएन के लिए आपको प्रॉपर टॉपिक की रिसर्च करनी पड़ेगी, कीवर्ड निकालने पड़ेगी, जिन कीवर्ड के ऊपर वॉल्यूम है सिर्फ उनके ऊपर बनाना पड़ेगा, तो वो फिर एक प्रॉपर कीवर्ड कह रहा हूँ पीबीएन का नेटवर्क बन जाएगा, बेशक आपकी वेब 2.0 ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो आपके पीबीएन है ना, उनसे भी आपने अवॉइड करना है, गूगल ये कहता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट पीबीएन करेंगे तो आप कहीं ना कहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो इसके अंदर ना आ जाए। अच्छा, आगे आ जाता है कि ऑटो जनरेटेड कंटेंट या थिन कंटेंट जो है ना, ये भी आपका नहीं होना चाहिए। ये भी आपको जो है ना टॉक्सिक लिंक के अंदर ही लेकर आएगा। थिन कंटेंट जो है वो उसका आपको ऑलरेडी पता है, कीवर्ड स्टफिंग और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए होती हैं उसके अंदर, और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट नहीं होता। तो आई थिंक अभी थिन कंटेंट तो अगर आप प्रॉपर एआई से लिखवाएं इंफॉर्मेशनल कंटेंट तो वो थिन कंटेंट के अंदर तो भी नहीं कंसीडर होता। अच्छा, आगे आ जाते हैं हम ये फ्रॉम हैक वेबसाइट्स। आप अगर किसी वेबसाइट से आपने लिंक लिया हुआ है और वो लिंक जिस वेबसाइट से लिया, जिस टाइम आपने लिंक बनाया था उस टाइम तो ठीक चल रही थी, लेकिन इन फ्यूचर वो वेबसाइट हैक हो जाती है और उसके ऊपर कुछ ऐसा मटेरियल पोस्ट हो जाता है कि जो मटेरियल जो है ना आपकी वेबसाइट को नुकसान पहुंचा सकता है। फॉर एग्जांपल वहाँ पर कोई ये क्रिप्टो के रिगार्डिंग पोस्टें लगने शुरू हो जाती हैं, या ऐसी जो एथिकल चीज़ें नहीं है गूगल के अकॉर्डिंग। क्रिप्टो मैं ये नहीं कह रहा है एथिकल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कोई ये गैम्बलिंग की चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। यानी कई बार ऐसा होता है हमारी साइट्स के ऊपर भी, अभी पीछे एक प्रोजेक्ट के ऊपर चाइनीज़ अटैक हुआ था, वेबसाइट पे जो है काफ़ी यूआरएल्स के अंदर चाइनीज़ लैंग्वेज आ गई थी, यहाँ कुछ ऐसी ब्लॉग पोस्ट हो जाती हैं। तो अगर कोई भी वेबसाइट हैक हो और उसके ऊपर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जो आपकी वेबसाइट से रेलिवेंसी नहीं रखती है और वो गूगल के पॉलिसी के अगेंस्ट भी हो, तो आपका उस वेबसाइट के ऊपर लिंक ऐड है, तो अब उस वेबसाइट के ऊपर जो हैक हुआ है, अटैक हुआ है, जब वो क्रॉल होगी तो वो क्रॉलर उस वेबसाइट के थ्रू आपके ऊपर आएगा, तो जो लिंक जो पास हुआ होगा उसको आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि अपनी जो बैकलिंक्स हैं उनका ऑडिट करते रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए। जो आपके अच्छे बैकलिंक्स हैं ना, अगर आपके 1000 बैकलिंक्स हैं उनके अंदर हो सकता है 100 बैकलिंक्स अच्छे बैकलिंक्स हों, तो महीने में एक बार उन अच्छे बैकलिंक्स को खोल के देखना चाहिए कि कुछ ऐसी एक्टिविटी इन साइट्स के ऊपर तो नहीं हुई कि जो मेरी वेबसाइट को जो है वो नुकसान पहुंचा सके, तो उनको हम डिसअवॉ करवा लेते हैं। तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है कि ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर नहीं लेना और टाइम टू टाइम अपनी वेबसाइट्स का ऑडिट भी करते रहना है। ठीक है, और इसके बाद जो आपके टॉक्सिक लिंक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका के अंदर ये भी आ जाता है कि आप अपने टूल्स यूज़ करके देखें कि जो मेरे वेबसाइट हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके कंपेटिटर कुछ ऐसे लिंक्स बना रहे हों। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, आप अगर एक किसी रेस में भाग रहे हैं, आप तो आगे नहीं जा पा रहे, लेकिन जो आपसे आगे है कुछ ऐसा कर दिया जाए कि उसकी टांगों में दर्द शुरू हो जाए या वो गिर जाए, तो अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो वो गिर जाएगा, आप ऑटोमेटिकली फर्स्ट पर आ जाएंगे। तो अगर कोई ऐसा चीज़ आप या आपका कंपेटिटर करता है तो क्या होगा, जो फर्स्ट पर है वो ऑटोमेटिकली पीछे चला जाएगा। मैं अगर एग्जांपल दूं कि कैश फॉर कार ब्रिस्बेन मेरा जो प्रोजेक्ट है पीछे ये ड्रॉप हो गया था 7 पे, अभी अल्लाह करे ठीक है, अभी ये 5 पे है। मेरे ऊपर ये जो 4 आ रहे हैं, मेरे से ऊपर इससे आया ही नहीं जा रहा। अब मैं क्या करूँ? मैं एक तो है कि अपने वेबसाइट के ऊपर अच्छा काम कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। मैं अपनी टीम को कह दूँ कि यार छोड़ो, हमारी वेबसाइट के ऊपर इस तरह तो आ नहीं रहा। हमारी वेबसाइट के लिंक जो है ना, 1 घंटा एक बंदा जो है वो लिंक्स बनाते रहे, बाकी सारे जो लोग हैं ना, एक इस ईज़ी को पकड़ ले, एक इसको पकड़ ले, सारे एक-एक साइट पकड़ें और इसके ऊपर ब्लैक हैट शुरू कर दो। इसके ऊपर जो है ना डेली का स्पैमी चीज़ें ऐड करनी शुरू कर दो। उससे क्या होगा? उससे जो है वो वेबसाइट हो सकता है, चांसेस है कि हमारी वेबसाइट, क्योंकि आईपी गूगल ट्रैक कर लेती है, और ये भी चांसेस है कि ये वाले इनमें से कोई साइट नीचे चली जाए। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपकी वेबसाइट के अगेंस्ट आपका कोई कंपेटिटर करता है ना, आपने ये चीज़ भी नज़र में रखनी है। आपने टूल्स में देखना है कुछ ऐसे टॉक्सिक लिंक्स तो नहीं बन रहे जो आप बना ही नहीं रहे, लेकिन वो गूगल की नज़र में स्पैमी काउंट हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको टूल चाहिए होंगे। ठीक है, तो टूल्स के अंदर आप लोगों ने देखना है, अगर कोई ऐसी डोमेन आती है तो उसी टाइम आपने उस डोमेन को रिपोर्ट करना है सबसे पहले तो। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपने उस डोमेन के ऊपर जो है ना वो नो उसमें भी डाल देना जो भी हमने डिसअवो ऐड किया था, ताकि वो वाला लिंक जो है वो हमारा किसी में आए ही ना। ठीक है, यहाँ पे मैं ये जो 3 डॉट्स पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो इसके अंदर हमें फीडबैक के अंदर जाकर यहाँ पर आप किसी भी डोमेन को रिपोर्ट भी कर सकते हैं कि ये जो है ये मेरे साथ ठीक नहीं कर रही। रिपोर्ट जिस तरह हम फेसबुक की पोस्टें करते हैं ना,
इल्लीगल रिमूवल, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके अलावा गूगल का अपना भी एक फॉर्म है जिसके अंदर आप जाकर एक वेबसाइट के अगेंस्ट रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले अपने डोमेन उस लिंक्स को रिमूव करवाएं और दूसरे नंबर पे उस लिंक को जो है ना वो आप करवाएं डिसअवॉव, ठीक है। अच्छा, आगे आ गया कंट्री के। अगर आप पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं या ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं ना, तो ख़ास तौर पे बिजनेस लिस्टिंग्स के दौरान आप लोगों ने ये लाजमी देखना है कि भाई ये जो लिंक है ना, ये वाला लिंक, इसके अंदर कंट्री जो आपका है वो ऐड होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है हम बिजनेस लिस्टिंग बनाते हैं, नीचे ऑस्ट्रेलिया ऐड ही नहीं होता, या प्रोफाइल बनाते हैं उसके अंदर अगर एड्रेस डालने की ऑप्शन है तो वो वाला जो ऊपर लिंक है वो लिंक ही रेलिवेंट नहीं है। .com के ऊपर लिंक खत्म हो रहा है उसके अंदर ठीक है, आप बना रहे हैं या नीचे ऑस्ट्रेलिया आ रहा है ठीक है, या .au पे ख़त्म हो रहा है ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लिंक ही .in पे शुरू ख़त्म हो रहा है। अब .in का मतलब ही ये है कि ये स्पेसिफिकली इंडिया के लिए है। अब .in के ऊपर आपने नीचे जो लिस्टिंग या आपने गेस्ट पोस्ट की हुई है वो की हुई है जी ऑस्ट्रेलिया की, तो उस वाले लिंक से आप जो है ना आंखें बंद करके पीछे आ जाएं, क्योंकि वो au या .com पे ख़त्म नहीं हो रहा बल्कि वो किसी और जो है वो कंट्री के लिए है, तो उससे आप लोगों ने दूर रहना है, ठीक है। यहाँ पर भी वही डायरेक्टरीज की बात हो रही है जो भी मैंने बताई है। और नीचे अगर आ जाएं तो मरियम आप एक काम करें, एक न्यू लिंक शेयर करें ग्रुप में, सारे उसको ज्वाइन करें, 2 मिनट में मीटिंग एंड हो रही है। जी ठीक है। जैसे ही ये ख़त्म होती है ना, सबने फ़ौरन जो मरियम लिंक शेयर कर रही है ना उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने कर लिया, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी, बल्कि ये नहीं बताई। अच्छा, ऐसी भी साइट्स होती हैं जो लिंक्स प्रोवाइड करती हैं। अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट के साथ पार्टनरशिप के अंदर आएँ, ठीक है, उसके आप कॉन्टैक्ट अस के ऊपर जाकर उनको पर्सनल ईमेल करें या उनको मैसेज करें कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि आपकी वेबसाइट के अंदर मैं जो है ना वो इन्वेस्ट करूँ, या आपके वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग साइट है तो मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट करूँ और आपको मैं पे करूँगा, ठीक है। तो ये वाले लिंक्स भी मार्केट में चलते हैं, लेकिन ये थोड़े से ऊपर की चीज़ है, इसको छोड़ दें, ठीक है। सारे न्यू पे आ जाएं।